Students, today I am going to discuss the first lecture of coordinate geometry. तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 11th के लिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अभी स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 11th अप टू आईआईटी मेन एंड एडवांस लेवल तक टू से कि मेनली एडवांस आईआईटी और मेन में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज होता है ना वो 20 से 25% तक का वेटेज होता है। टू से कि अगर 100% का क्वेश्चन आता है हमारे पास 11th और 12th को मिलाकर करके तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद वो अपना एक 25% का रोल प्ले करता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। और जिन बच्चों का ना 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लोग एंजॉय किए होंगे जिनको मजा आया होगा ना, गारंटी कि 11th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अलग कुछ तरीके से करने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और ज्यादा हम लोगों को ना प्रूविंग पे दिमाग नहीं लगाना है। कुछ प्रूविंग तो हम लोग मानकर चलेंगे कि 9 10th के ज्योमेट्री में आप लोग कर चुके हैं और जो 9 10th के ज्योमेट्री में नहीं किए हैं प्रूविंग उसको मैं डिस्कस करते हुए आगे निकलूंगा। और मैं फिर बता दूं कि जैसा कि हमारा पढ़ाने का जो वे है शुरू से कि किसी भी टॉपिक को किसी भी फॉर्मूले को जो प्रॉब्लम में यूज करते हैं उसको मेनली यूज करने का तरीका को ही हम लोगों को मेन फोकस करना है। लिसन टू मी एवरीबॉडी, जस्ट लिसन टू मी कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी फॉर्मूले को आप प्रूफ करने के बजाय आप उसको यूज करने के तरीके को समझना, उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझना, क्योंकि जेई में एप्लीकेशन पार्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है। सो ओके, लेट मी स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ लेक्चर 1। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर होगा, कोऑर्डिनेट टू से ज्योमेट्री टू से कि ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कुछ ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we will discuss in about some geometrical figures like point, plane, line, etc. है ना। या फिर कुछ और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। इज इट क्लियर नॉट? और इसको अदर वर्ड्स में हमने बोल रखा है, जो मैंने समझा रखा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we will discuss and explain in about some geometrical figures such as point, line, plane, etc. जो हमने आपके पास डिस्क्राइब कर रखा है। और मैं आपके पास बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में फंडामेंटली पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है तो उसके बारे में भी हमने बता दिया है कि इट इज अ सिस्टम दैट यूजेस कोऑर्डिनेट्स टू यूनिकली डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। टू से कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जो सिस्टम हमारे पास बना होता है ना उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आईआईटी जेईई के सिलेबस में या बोल सकते हो 11th प्लस आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस के सिलेबस में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ना है हमारे पास दो ही टाइप का पढ़ना है। वैसे तो मैं बता दूं कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं, दो टाइप के अलावा टू से कि हमारे पास जो दो टाइप हमने लिख रखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अमंग देम there are also many types of coordinate system, but in your according to syllabus we will discuss only in about these two. Is it clear now? So let me know, to say कि हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों सिस्टम हमारे पास होता क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है कि इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट स्पेसिफाइज ईच पॉइंट यूनिकली इन द प्लेन बाय अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स। टू से कि जैसे आपको पता होगा कि हमने ये एक्स एक्सिस लिया, इसके अपोजिट साइड में हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। ये वाई एक्सिस लिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। और ये हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू से पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस
जस्ट लिसन टू मी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम लोग नोड भी बोलते हैं। तो सर मेरे को इस बात से मतलब नहीं, बस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हमने ओरिजिन बोल दिया और हमने एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ भी मैं देना चाहता हूं। तो कुछ भी देने का मतलब है कि पहले हम लोग पॉइंट एक्स एक्सिस में लेते हैं, वाई एक्सिस में लेते हैं। सपोज करो कि हमने ये 1 यूनिट पे लिया, इसको हमने 2 इंडिकेट कर दिया, इसको हमने 3 इंडिकेट कर दिया। सारे इक्वल डिस्टेंस पे ले रहा हूं मैं, लेना भी पड़ेगा 1 और ये 2 और ये निगेटिव एक्स एक्सिस में -1, ये -2, ये निगेटिव वाई एक्सिस में -1 और ये -2। अब अगर हमने बोल दिया पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया 2,2, तो 2,2 कहने का मतलब ये हुआ ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे को ओरिजिन से एक्स एक्सिस में ये 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वाई एक्सिस में 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे 2,2। 2,2 का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है कि 2,2 के लिए हम लोग 2,2 को बोलेंगे, आई मीन टू से ये हमारे पास, इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी बोलते हैं। और 2,2 कहने का मतलब क्या हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल व्यू क्या हुआ? तो ज्योमेट्रिकल व्यू ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोग ओरिजिन से, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 2, और जहां पे हमारे पास 2 आया एक्स एक्सिस पे, वहां से फिर वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 यूनिट, तो हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। और ये पूरा जो सिस्टम हमारे पास है ना, ये पूरे सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई मीन टू से दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, आई मीन टू से कि अगर मैं p का कोऑर्डिनेट ले लूं, p इक्विवेलेंट टू x, y, तो ये जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? और मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ये जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग 11th में अभी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की ही अभी हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी पढ़ना है, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस ओनली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एंड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर से और आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो बच्चों, इस बात को भी हम लोग समझ लो, आई मीन टू से सीख लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों के पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। सिंपली ऑर्थोगोनल कहने का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर। आपको पता है कि 9 और 10 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग उस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग बात करते हैं एक्सिस के बारे में। एक छोटा सा वर्ड है एक्सिस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक कभी कभी आप लोग आपके पास 12th में पढ़ोगे जेड एक्सिस भी होता है, लिटरली होता है। तो सबसे पहले एक्सिस के बारे में बोलते हैं ना हम लोग, 2 टाइप के बारे में, 2 टाइप के एक्सिस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सिस हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है और एक ऑब्लिक एक्सिस होता है। रेक्टेंगुलर एक्सिस कहने का मतलब है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हमारे पास बीच का जो एंगल होना चाहिए ना, वो 90 डिग्री का होना चाहिए, जो हम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक्स और वाई के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का नहीं हुआ, चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूस हो, डजंट मैटर, तो उस टाइप के एक्सिस को बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस, और ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं पढ़ना। आई मीन टू से 11th में और आईआईटी में, आई मीन टू से 11th एज वेल एज आईआईटी तक में ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में ही आगे डिस्क्राइब करेंगे। हमने लिख भी दिया है रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में कि एंगल एक्स और वाई इक्वल टू π/2, देन एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। और अगर एंगल एक्स और वाई का वैल्यू हमारे पास π/2 के बराबर नहीं हुआ, देन एक्सिस इज कॉल्ड
ऑब्लिक एक्सिस। तो अभी हमने बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना हमारे पास जो सिलेबस में है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं फिर आपके पास बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे टाइप के हमारे पास हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही टाइप का हमारे पास पढ़ना है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सेकंड में हमारे पास आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो भी आपके जेई के सिलेबस में है। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो देखो बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और मैं बता दूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कभी कभी आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, बट चांस बनता है क्योंकि ये सिलेबस में भी है, तो थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जान लेते हैं होता क्या है। तो ध्यान दो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बोलते हैं हम लोग डेफिनेशन कि इट इज द पोलर आई मीन इट इज द सिस्टम आई मीन टू से टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम in which each point on a plane is determined by a distance from a reference point and an angle from a reference direction. The reference point is called the pole and the ray from the pole in the reference direction is called the polar axis. मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके चलेंगे और दोनों का बीच का एंगल हम लोग थीटा लेकर चलते हैं, आई मीन टू से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग पोल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑरिजिन से आप डिस्टेंस ले लो। तो मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस हमने ले लिया आर, और हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास ओपी है ना, ये ओपी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मान लिया एंगल थीटा। आई मीन टू से कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से आप पहले डिस्टेंस दो, और वो जो डिस्टेंस आपने ओरिजिन से पी का दिया, लाइक मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास पी का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास लिया, पोजीशन वेक्टर जब भी लेते हैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, मैं मानकर चलता हूं। तो खैर मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ आई मीन टू से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बात ध्यान देना कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट लेने का मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का ना ओरिजिन से डिस्टेंस ले लो आप। तो मैं बता लिया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हमने ले लिया r, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट मिला, आई मीन टू से p को ओरिजिन से आप मिला दो, जो लाइन सेगमेंट हमारे पास मिला ना, वो लाइन सेगमेंट आप देख लो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर एंगल को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया उस वो पर्टिकुलर एंगल को थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे r, थीटा। I mean to say this is the polar coordinate of the point P। तो इसी को हमने I mean to say जो कंसीडरेशन लिया उसको हमने स्टेटमेंट वाइज लिख दिया है कि let P be the any point such as OP equal to R and angle POX equal to theta, then R theta are called the polar coordinate of the point P। एक बात ध्यान रखेंगे कि हमारे पास R जो है डिस्टेंस है P का ओरिजिन से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई मीन टू से पॉइंट जो हमारे पास पोल दिया गया है उससे P का डिस्टेंस है, तो R का वैल्यू ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, और थीटा का वैल्यू जो हमारे पास है 0 से 2 पाई के बीच में लेकर चलेंगे, 2 पाई पे ओपन और 0 पे क्लोज, ठीक है। आर को हम लोग कभी कभी रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, वो फिजिक्स में यूज होता है, और थीटा को हम लोग वेक्टोरियल एंगल भी बोलते हैं। ये हम लोग 12th में भी इसको यूज करेंगे, रेडियस वेक्टर एंड वेक्टोरियल एंगल, बट जस्ट टू नो इट कि आई मीन टू से आर इज आल्सो कॉल्ड रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज आल्सो कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल, ठीक है ना। तो आइए लेके चलते हैं कोऑर्डिनेट एंड देयर नोटेशन। आप बताओ सारे लोग कि आपके पास हमने ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। सबसे पहली बात कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, अगर x, y, तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? तो बिल्कुल आसान है, मैंने बता रखा भी है कि अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट को लिया है तो ओरिजिन से हम लोग x एक्सिस तक आई मीन x एक्सिस में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे वो होगा हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट का इंडिकेशन, x कोऑर्डिनेट का इंटरप्रिटेशन, और यहां से हम लोग के पास जो y एक्सिस में डिस्टेंस जाएगा वो होगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट का इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब रहा सवाल कि ये डिस्टेंस हम लोग यहां तक ही क्यों लिए, यहां तक क्यों नहीं लिए, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस क्यों नहीं लिए? तो डिस्टेंस कहने का मतलब ही होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक बात बताओ कि यहां से अगर मैं लेके चलूंगा, मैं ध्यान देना ओरिजिन से सबसे पहली बात कि x एक्सिस में डिस्टेंस x होना चाहिए, तो अगर आप डिस्टेंस यहां तक x लोगे ना तो यहां से फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा।
तो हमने क्या किया कि यहाँ तक जाने के लिए ओरिजिन से एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस ले लिया और यहाँ से हमने देखा कि यहाँ तक अगर मैं लूंगा तभी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, अगर मैं लूंगा तभी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोग पहुंच सकते हैं, राइट ना। और हमने बता रखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। और आपके पास पता है ना कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो एक्स एक्सिस पे आपके पास वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे सपोज करो किसका कोऑर्डिनेट हमने अल्फा मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हम लोग 0 लेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करवाना हो तो आपको पता है ना कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। आई मीन टू से कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिखाना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग 0 लेके चलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लेके चलते हैं बीटा। तो इसको जस्ट टू लर्न इट, लिसन टू मी कि x coordinate is also called abscissa, y coordinate is also called ordinate. Third point, x coordinate of every point situated on the y axis is always equal to 0. Y coordinate of every point situated on the x axis is always equal to 0, जैसा कि हमने आपके पास बता रखा है, ठीक है। अब यहां पे लेके चलेंगे साइन कन्वेंशन। तो ये भी आपके पास पता है, 9th 10th में पढ़ चुके हो कि अगर हमारे पास, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। इट शुड बी रिमेंबर, राइट ना। तो आइए लेके चलते हैं हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम लोग 9th 10th से रिलेट करके ही चलेंगे सच दैट कि आपको समझने में आसान लगे और आपको ये फील हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिटरली इंटरेस्टिंग, आई मीन टू से इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल इजी है। सो आइए फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग लेकर चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आप प्रूविंग पे दिमाग खराब मत करना। प्रूविंग पे जितना दिमाग खराब करोगे, प्रूविंग तो बहुत सारे बुक्स में दिए हुए भी होते हैं, ठीक है, बट आई मीन टू से किसी फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाता है प्रॉब्लम में, वो किसी बुक में दिए हुए नहीं होते हैं। और ये गारंटी कि कोई भी टीचर किसी भी फॉर्मूले को यूज करने का तरीका अगर आपको सिखा देता है कि उसको प्रॉब्लम में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो जान लीजिए आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है, वो सबसे अच्छी बात है वो, ठीक है। क्योंकि आईआईटी में एप्लीकेशन पार्ट ही ज्यादातर आता है, प्रूविंग की बात तो आईआईटी करता भी नहीं है। ओके, फर्स्ट में हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए, 10th में पढ़े भी होंगे कि हमने कोऑर्डिनेट में ना, आई मीन टू से एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट ले रहा हूं P एंड Q। इसका कोऑर्डिनेट हमने दे दिया x1, y1 और इसका दे दिया हमने x2, y2। और अगर हम लोग P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहें तो P और Q के बीच का डिस्टेंस को हम लोग थोड़ी देर के लिए D मान लेते हैं, तो बोलते हैं ना D इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। इसका प्रूविंग भी आपने पढ़ा होगा, मैं प्रूविंग पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, ध्यान देना। आइए लेके चलते हैं इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, बढ़िया से समझना, बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट, छोटे छोटे से बात को डिस्कस करेंगे। जरा सोचो अगर मैं इसको एज एन इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप करूं, मान लूं मैं, तो इस इक्वेशन में देखते हैं वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। आई मीन टू से कि अगर इस 5 वेरिएबल्स में से किसी 4 वेरिएबल का वैल्यू मैं दे दूं तो मुझे लगता है 5th वेरिएबल का वैल्यू तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़िया समझना बच्चे कि अगर मैं इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करूं ना तो 1 2 3 4 एंड 5, जैसे होता नहीं है, आप जैसे फिजिक्स के सेंस में बड़ा बताओ कि जैसे अपने न्यूटन सेकंड लॉ का हमारे पास मैथमेटिकल जो टर्म था वो क्या था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को एज अ इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं यूज करूं, ट्रीट करूं, तो इस इक्वेशन में मेरे पास 3 वेरिएबल है, एफ है, एम है और ए है। तो प्रैक्टिकली तुम ऑब्जर्व करो कि इस तीन में से किसी 2 का वैल्यू मैं दे दूं तो क्या थर्ड का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो फॉर्मूले को पुट करते हुए। तो मैं वही बात यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे 5 वेरिएबल्स है, 5 वेरिएबल्स में से किसी 4 वेरिएबल का वैल्यू दे दो तो 5वें वेरिएबल का वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बिल्कुल एक छोटे से क्वेश्चन में मैं आप इसको एनालाइज कर लूं कि मैं बोलूं कि ये पॉइंट हमने P ले लिया, ये पॉइंट हमने Q ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट 1
2 दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट -2, 3 दे दिया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल 9-10 में आप लोगों ने किया होगा कि दोनों का बीच का डिस्टेंस d मेरे को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में बड़े आराम से बोल सकते हैं ना, सिंस d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट, फॉर्मूले से सारे का वैल्यू बड़े आराम से पुट कर दो आप। तो आप बताओ x2 आई मीन टू से -2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 3 और y1 2, तो 3 -2 का होल स्क्वायर चला जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा -3 का स्क्वायर बोले तो 9 और प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो 1, आई मीन टू से स्क्वायर रूट ऑफ 10। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है? ऐसा भी तो हो सकता था, ध्यान देना मेरी बात को, कि दो पॉइंट हमारे पास दिया गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस आपने पूछ लिया। ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस ही मैं दे दूं और किसी एक में पैरामीटर लगा दूं। जैसे सपोज करो, अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास सेकंड एग्जांपल कुछ ऐसा दे दिया, ये हमने p दिया, ये हमने q दिया, इसका कोऑर्डिनेट 1, अल्फा दिया, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 दे दिया हमने। ठीक है, और हमने बोल दिया दोनों का बीच का डिस्टेंस मैंने दे दिया 2 यूनिट। अच्छे से ध्यान देना, तो मेरे को ना अल्फा का वैल्यू चाहिए, बड़े आराम से निकल जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन में पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करो। हमने यहां पे क्या कर दिया कि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया और बोल दिया बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। फिर हमने दूसरे क्वेश्चन में क्या कर दिया कि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना दे करके दोनों का बीच का डिस्टेंस दे दिया है और किसी एक में एक वेरिएबल लगा दिया है। तो बात तो वही है ना, देखो ना 1 2 3 4 का वैल्यू दिया गया है, 5th का वैल्यू पूछा गया निकालने के लिए। तो बड़े आराम से इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला लिख देंगे ना, सिंस d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d का वैल्यू दिया हुआ है 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 बोले तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 बोले तो 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो क्योंकि मेरे को अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर, आई मीन टू से 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3। तो यहां से बोल सकते हैं ना कि अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर भी वैल्यू 3 होगा। तो यहां से बताओ अल्फा माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहां से हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट है किसी को? निकाल लेंगे, ऐसा क्वेश्चन बना लोगे ना आप लोग? तो और इस पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, समझ लो। देखो मेरा मेन इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है लिटरली, बट मेरा मेन इंटेंशन है कि इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे इस बात को समझाना। तो मैं फिर वही बात बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे 5 वेरिएबल है, 5 में से किसी 4 का वैल्यू दे दो ना, तो 5वें का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 4 का वैल्यू दे दिया तो 5वें का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पर 4 1 2 3 और 4 का वैल्यू दे दिया तो 5वें का वैल्यू बड़े आराम से निकाल लिया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 5वें का वैल्यू नहीं निकल पाएगा रियल के सेंस में, 4 वेरिएबल का वैल्यू देने के बावजूद भी। वो कैसे, आई विल डिस्कस, जस्ट लिसन टू मी। एक एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आई मीन टू से बहुत ही इजी है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। जैसे अब सपोज करो कि हमने P पॉइंट लिया और ये हमने Q पॉइंट लिया, ठीक है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने 7, ऐसा करता हूं 1 कॉमा देता हूं मैं 5। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूं 4 कॉमा देता हूं मैं 9। या मैं कुछ ऐसा बोलूं P और Q का बीच का डिस्टेंस मैंने दे दिया 1 यूनिट और इसमें लगा दिया मैंने, दे दिया आपके पास लेमडा। तो पता लगाओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा। आई मीन टू से, जस्ट लिसन टू मी, क्वेश्चन इज if the distance between the point P having coordinate 1 5 and Q having coordinate 4 comma lambda is 1 unit, then what can you say about the values of lambda? तो उसी तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा तो सेंस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। तो आप बताओ हमारे पास 1 का स्क्वायर, आई मीन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बोले तो ये 9 प्लस लेमडा माइनस 5 का ये स्क्वायर गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू यहां से -8 हो जाएगा। 9 को इस साइड ले जाऊंगा मैं। तो अब एक बात बताओ कि लेमडा माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू -8, इज इट पॉसिबल? लिसन टू मी,
lambda minus 5 to the power 2 equal to minus 8. Is it possible? Of course no sir, because this one is always greater than or equal to 0, but this one is negative. Greater than or equal to 0 equal to negative, how it is possible? Is that clear or not? I mean, I have already discussed in basic mathematics, या प्रैक्टिकली तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इक्वल टू नेगेटिव कैसे हो सकता है ये. आई मीन टू से कि lambda belongs to 5. What does it mean by this? It means only that sir, there is no any value of lambda such that the distance between p and q is 1 unit. याद करो, हमने इसके पहले एग्जांपल में मैंने बता रखा था लास्ट में कि ऐसा भी हो सकता है कि 4 वेरिएबल का वैल्यू दे और 5वें वेरिएबल का वैल्यू बोल दे निकालने के लिए और नहीं निकल पाए, रियल केसेस में नहीं निकल पाए. तो लोग इसके पीछे रीजन क्या हुआ? तो रीजन है ना, आप जरा सोचो ना, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने 1,5 दे दिया, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, लैम्डा दे दिया. तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली अगर आप सोचोगे ना तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट कभी हो ही नहीं सकता है. 1 से जब भी जाएगा तो बड़ा ही जाएगा. मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास 3 यूनिट का चल रहा है. ध्यान देना मेरी बात को, सही ना? तो बोलना वही चाह रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि निकला या नहीं निकला, मुझे इस बात से मतलब नहीं है. मतलब इस बात से है कि आप सर किसी 4 वेरिएबल का वैल्यू दे दो ना, 5वें वेरिएबल का वैल्यू बोल दोगे निकालने के लिए, तो बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स. आई मीन टू से कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. राइट ना? अब इसमें ज्यादा मजेदार क्वेश्चन बनाना हो तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं. ध्यान दो सारे लोग. देखो बच्चों, जैसे हम लोग लेके चलते हैं एग्जाम्पल, जो भी एक नंबर का हो. अगर हमने दे दिया p और ये दे दिया हमने q. p पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता हूं मैं 2, 4. q पॉइंट का देता हूं कोऑर्डिनेट x, 5. ठीक है, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, जस्ट लिसन टू मी. सबसे पहले बोलेगा बताओ दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, क्या निकल पाएगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल निकल पाएगा, और जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस निकलेगा x के टर्म में निकलेगा. मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, वो तो x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा. ठीक है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है यहां पे, जस्ट लिसन टू मी, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that the distance between p and q will be minimum. Also find the minimum value of pq. I mean to say minimum distance of pq, p and q. तो ध्यान देना, यहां पे मैं बोलना ये चाहूंगा बच्चों कि जब भी किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करना हो, ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम. जस्ट लिसन टू मी, जब भी किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करना हो, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटीज हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो, मतलब किसी भी टर्म को ऑप्टिमाइज करना हो ना, तो पहले उस टर्म का वैल्यू निकालो आप क्या होगा. जैसे यहाँ पर डिस्टेंस को ऑप्टिमाइज करना, मिनिमम करना है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेंगे सर. तो आप आओ सॉल्यूशन में, आप बताओ p, ये q, ये 2, 4 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x और 5 दिया हुआ है. ठीक है ना? pq को मिनिमम करना है, तो पहले pq हम लोग निकाल लें. सिंस pq इक्वल टू x - 2 टू द पावर 2 प्लस 5 - 4 टू द पावर 2 और ये पूरे का स्क्वायर रूट. समझ में आ रहा है ना? pq हमने निकाल लिया. अब PQ हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर देखो बताओ PQ का वैल्यू क्या है हमारे पास. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. तो x - 2 टू द पावर 2 प्लस 5 - 1, 1 का स्क्वायर बोले तो 1. तो यहाँ पर हमने PQ निकाल लिया. अब PQ को ऑप्टिमाइज करने का बहुत सारा हम लोग के पास मेथड है, बहुत सारा मेथड. जो क्लासिकल मेथड है वो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, जो हम लोगों को 12th में पढ़ना है. फिजिक्स के सेंस में बात करें तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स कहीं पढ़ा होगा, तो फिजिक्स वाले टीचर ने आप लोगों को बता रखा होगा कि हम लोग किसी भी टर्म का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं. मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं, बट मेरा इंटेंशन यहां पर उस कॉन्सेप्ट को समझाना नहीं है, बट फिर भी मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं कि जिस टर्म को ऑप्टिमाइज करना है, पहले उस टर्म का वैल्यू निकाल दिया,
निकाल लिया और निकालने के बाद देखा कि वो टर्म हमारे पास, उस टर्म में कौन सा मेरे पास पैरामीटर आया। पैरामीटर कहने का सेंस है वेरिएबल। सपोज करो कि पैरामीटर हमारे पास x में आया, तो पूरे टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया उसको 0 से इक्वेट करते हैं, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, उस x के वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव उस x के वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 आता है ना, तो x का वो वैल्यू जहां से f डैश x को हमने 0 से इक्वेट किया था, x का वो वैल्यू हमारे पास कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है x के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो x के उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, वो उस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन कहने का मतलब जिसको ऑप्टिमाइज करना था, उसमें x के बदले वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू या फिर एज पर रिक्वायरमेंट मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो मेरा इंटेंशन इस पॉइंट को समझाना नहीं है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एलिमेंटों से 9 10th के अकॉर्डिंगली ही बात करूंगा मैं। आप बताओ, बढ़िया से समझना। PQ को यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, PQ को यहाँ पे मिनिमम होना है, PQ को मिनिमम होना है, तो मैं लिखूं फॉर PQ टू बी मिनिमम विल बी मिनिमम। ध्यान दो अच्छे से, PQ को मिनिमम होने के लिए पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमम होना पड़ेगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमम होने का मतलब क्या है कि अंदर वाले टर्म को मिनिमम होना पड़ेगा। बढ़िया समझते चले जाओ। और चूंकि ये तो कांस्टेंट हमारे पास है, तो मिनिमम होने का मतलब है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर को मिनिमम होना पड़ेगा। तो मैं बोलूं कि प्योर PQ विल बी मिनिमम x माइनस 2 टू द पावर 2 विल बी मिनिमम। तो अब बताओ किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0। पढ़े भी होंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, किस पे? एट x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि x का वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास 0 से आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग बता सकते हैं ना कि देयरफॉर PQ का जो यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकला वो बड़े आराम से बोल सकते हैं, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो 0 आ गया तो 1 का स्क्वायर रूट बोले तो हमारे पास 1। तो जरा ध्यान दो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ PQ, आंसर आ गया 1। उसका पहले क्वेश्चन में बोला था व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q विल बी मिनिमम। तो मैं बोल सकता हूं कि ना एट x इक्वल टू 2, दिस इज द फाइनल आंसर। तो जो जेई मेन में, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मेन में क्वेश्चन का पूछने का चांस थोड़ा सा बनता है ना, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि इतना इजी क्वेश्चन भी पूछेगा। समझ रहे हैं ना सारे लोग? तो आइए डिस्टेंस फॉर्मूले को ही हम लोग लेके चलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले को पोलर फॉर्म में, किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया गया है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला उसका कैसा होगा? इन पोलर फॉर्म देखो तो बच्चों, एक्स एक्सेस हमने लिया, ये वाई एक्सेस, ये 0, ये एक पॉइंट P लिया, इसका पोलर कोऑर्डिनेट, आई मीन टू से कि मैं मान लिया कि ओरिजिन से ये इसका मैं P पॉइंट का जो डिस्टेंस हमने दे दिया r1, और ये एक्स एक्सेस के साथ एंगल बना रहा है, मान के चल रहा हूं ये θ1। तो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखने की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि r1 cos θ1 और r1 sin θ1। बड़े आराम से बोल सकते हो। पता है कैसे? आप पहले बताओ। अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं क्यू दिया मैंने, तो तुम बताओ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से एक्स एक्सिस में OQ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वाई एक्सिस में PQ डिस्टेंस या QP डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इस ट्राइंगल, आई मीन ट्राइंगल POQ में OQ का वैल्यू नहीं निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ r1 एंड θ1। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो cos θ1 इक्वल टू OQ बाई r1, तो हमारे पास OQ इक्वल टू r1 cos θ1। तो उसी तरीके से PQ इक्वल टू r1 sin θ1। तो एनीवे ध्यान देना, अब हमने एक पॉइंट Q लिया, ठीक है, और हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है θ2, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमने मान लिया r2। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट में बोल सकता हूं ना कि r2 cos θ2 और r2 sin θ2।
अब तुम बताओ कि आप पी क्यू का बीच का डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्या? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेरे को, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आई मीन टू से डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। बट उसको भी अगर आप नहीं लगाना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा एक आई मीन टू से कोसाइन रूल का एप्लीकेशन आप कर लो। कोसाइन रूल होता क्या है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। कोसाइन रूल कहने का मतलब ये होता है, ध्यान देना, कि हमने ट्रायंगल एबीसी ले लिया और ये साइड ए, साइड बी और ये साइड सी, सबको पता ही होगा, मैं ऑलरेडी आई मीन ये फिल कर सकता हूँ। तो बताओ, अगर मेरे को cos a का वैल्यू निकालना हो ना, तो cos a कहने का मतलब ये होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। मतलब कि cos a अगर निकालना होता है ना, तो उसके सामने, उसके जस्ट अपोजिट आई मीन उसके जस्ट सामने साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी जो दो साइड बचा उसके स्क्वायर को ऐड करते हैं, और जिसके साइड के स्क्वायर को ऐड किया ना, उसी के साइड को प्रोडक्ट करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करते हुए डिनोमिनेटर में रख दो, आई मीन डिवीजन के फॉर्म में रख दो। मैंने जो बोला समझ में आया? उसी तरीके से हमारे पास अगर मैं यहाँ पे cos b की वैल्यू की बात करूँ, तो cos b जिसके सामने का साइड b है, आई मीन टू से कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac बोलेंगे। अगर cos c की बात करें तो इसके सामने का साइड c ये है, तो यहाँ से बोलेंगे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है बच्चों, दिस इज द आई मीन टू से दीस आर द कोसाइन रूल। तो इसी कोसाइन रूल को ना हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, लर्न करने में भी हमारे लिए आसान होगा, आई मीन आपके लिए आसान होगा। जो फॉर्मूला आएगा वो बिल्कुल जाना पहचाना सा फॉर्मूला आपको लगेगा। तो चलो आप बताओ, ये हमारे पास θ1, ये θ2, तो ये एंगल मैं बोल सकता हूँ ना सारे लोग को, θ2 माइनस θ1। तो बताओ, तो इन ट्राइंगल POQ में कोसाइन रूल आराम से यूज कर सकते हैं। इन ट्राइंगल POQ यूजिंग कोसाइन रूल। अब बताओ, इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसका सामने का साइड ये होगा, तो चलो आप बताओ हमारे पास क्या मैं बोल सकता हूं कि cos θ2 माइनस θ1 इक्वल टू सामने का साइड ये, बाकी ये साइड और ये साइड हमारे पास होगा। तो इस साइड का लेंथ हमने r1 मान लिया, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ये pq स्क्वायर होगा बाई 2r1 इंटू r2। बट एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ pq। तो यहां से बड़े आराम से बोल सकते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। cos माइनस थीटा भी आपको पता है cos थीटा ही होता है, तो cos θ2 माइनस θ1 करो या cos θ1 माइनस θ2 करो, बात तो बराबर ही होता है। इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर। तो यहां से हम लोग pq स्क्वायर का वैल्यू बोल सकते हैं ना कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 इंटू cos θ1 माइनस θ2। देयरफॉर आप बोल सकते हो pq इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। याद करो, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, लगने ना है कि ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इन पूरे का स्क्वायर रूट। तो याद करने में थोड़ा आसान होगा। ये याद रखना हमारे पास कि अगर 2 पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, ठीक है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? और ये जो कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल को भी यूज करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। इस कोसाइन रूल को यूज बहुत आराम से एक छोटे से क्वेश्चन में आप कर सकते हो, बहुत इजी वे में, बड़े आराम से वो क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे सपोज करो, लिखो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस कोसाइन रूल को यूज करने के लिए। जैसे देखो बच्चों, जो हमने बताया ना, जो हमने जो कोसाइन फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इन पोलर फॉर्म में, उसी कोसाइन फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन में। जैसे सपोज करो, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है P और Q, 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, एंड एंगल POQ कुछ मान लेंगे हम लोग। मेरे को प्रूफ करना है OP इंटू OQ इंटू कॉस एंगल POQ इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। तो अगर मैं इसको थोड़ा ज्योमेट्री से देखने की कोशिश करूं, तो इस क्वेश्चन को, ये x ले लिया, y ले लिया, ये हमने P पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये हमने Q पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लिया x2 y2। cos POQ हमारे पास ये एंगल मान लिया थोड़ी देर के लिए अल्फा, दैट इज cos एंगल POQ हमारे पास हो गया, ठीक है। तो आपको लग रहा है नहीं, OP इंटू OQ हमारे पास है, OP इंटू OQ है,
तो इसमें कोसाइन रूल यूज कर दो कि सिंस कॉस अल्फा इक्वल टू, जो कि उसी से मिलता जुलता हुआ एक्सप्रेशन है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू ओपी प्लस ओपी स्क्वायर प्लस बोलेंगे ना हम लोग ओक्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, होता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जो बताए हैं हम लोग, और डिवाइडेड बाई 2 OP इंटू OQ। क्लियर है? तो अब बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो 2 OP इंटू OQ इंटू कॉस अल्फा। देखो याद करो, OP इंटू OQ इंटू ये दिस इज द अल्फा, तो कॉस अल्फा हो गया। इसका मतलब इस 2 को हटना पड़ेगा, तो हटेगा क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है। तो आप बताओ OP स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि O और P का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, आई मीन x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर रूट। तो मैं बोल सकता हूँ ना हमारे पास कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से OQ स्क्वायर मतलब x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस ऑफ PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस आप यूज करो, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करेंगे ना तो स्क्वायर रूट यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास, तो क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ से मैं फिर लिख देता हूँ कि 2 OP इंटू OQ इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस, सिंप्लीफाई करके चले जाओ, यहाँ से आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। जस्ट लिसन टू मी, और ये प्लस आ जाएगा कितना 2x1 x2, उसी तरीके से माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। अब बताओ x1 का स्क्वायर प्लस में x1 का स्क्वायर माइनस में, x2 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर माइनस में, y1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में, y2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर माइनस में आ गया। अब बताओ तुम्हारे पास क्या आ गया 2x1 x2 प्लस 2y1 y2, 2 और 2 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहां से हमारे पास क्या बोल देंगे OP इंटू OQ इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बोल सकते हैं ना कॉस एंगल POQ इक्वल टू कितना आ गया, देखो आपके पास x1 x2 प्लस y1 y2, जो कि मेरे पास दिया हुआ है रूट। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है ना? एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान दो सारे लोग। देखो बच्चों, अब जैसे सपोज करो कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ यूं ले लिया, ध्यान देना, समझो सारे लोग। देखो बच्चों, एक और मजेदार क्वेश्चन हम लोग के पास कि हमने O बी द ओरिजिन लिया और P एक पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। अल्फा के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन ये दिया कि अल्फा जो है ना x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लिस्ट वैल्यू है, और बीटा के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दिया कि ये इंटीग्रेशन -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx हमारे पास दिया मैंने। तो मेरे को OP का वैल्यू निकालना है, तो OP करने का मतलब O और P का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मेनली तो हमारे पास अल्फा और बीटा के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा OP। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिंस अल्फा हमारे पास जो है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये जो है मिनिमम वैल्यू है, तो सबसे पहले इसका मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू के लिए थोड़ा सा रेंज आपको जानना पड़ेगा, आई मीन टू से रेंज ऑफ द फंक्शन हम लोग 12th में पढ़ेंगे, 11th में भी कुछ पार्ट पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। बट थोड़ा बहुत मान के चलता हूं कि ऑब्जर्वेशन आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि अगर हमने मान लिया कि लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, मेरे को इस पूरे का मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो आप क्या करो कि t इज द फंक्शन ऑफ, हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो टी एक्स स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आओ और कॉमन कर लो, तो हमारे पास t माइनस 1 और t को इधर ले आओ तो माइनस टी माइनस 1, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कि हमारे पास माइनस टी माइनस 1 बाई टी माइनस 1, तो इस तरीके से बोल सकते हैं 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी हो गया। ठीक है ना? अब तुम बताओ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब भी होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो पक्की बात है इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से साइन स्कीम से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बताओ टी का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, और ये कितना आ जाएगा 1। चलो बताओ 1 से बड़ा अगर 2 पे चेक करते हैं हम लोग को,
तो 2 पे ये पॉजिटिव आ जाएगा और 2 पे जैसे ही पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हम लोग को लेना है पॉजिटिव। इसका मतलब t का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ध्यान रहे हमारे पास -1 पे इक्वालिटी पड़ेगा, 1 पे इक्वालिटी नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से दिस वन। तो आप बताओ कि t का मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि t का मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना निकला, -1। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू निकल गया। बीटा की वैल्यू की जहां तक बात है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग y इक्वल टू अगर हम लोग मान लें कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं। ये 12th में भी पढ़ना है। मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे जो 1 ईयर प्रोग्राम में हैं, आई मीन टू से जो हमारे पास 12th पास हैं, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, तो उनके बिहाफ पे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, सबको पता है। -1 0 1 2 और ये मैक्सिमम हाइट होता है 1। अब इंटीग्रेशन -1 से 1 है, इंटीग्रेशन -1 से है तो 1 है, तो -1 से 1 के बीच में हम लोग अलजेब्राइक एरिया की बात कर लेते हैं। ये पार्ट चला जाएगा और ये पार्ट चला जाएगा, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एक पार्ट का एरिया निकाल देते हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक पार्ट का एरिया जो हमारे पास होगा -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx की बात करेंगे ना, तो इस वाले पार्ट का एरिया तो राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो 1/2 इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, और ये पूरे का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जाएगा 2 टाइम्स। क्यों, 2 पार्ट का हमारे पास है, तो यहाँ से आंसर हमारे पास इसका आ गया 1। इसका मतलब है कि हमारे पास बीटा का वैल्यू आ गया 1। अब तुम एक बात बताओ कि मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ गया -1 और बीटा का वैल्यू 1। क्या देना, अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, तो बड़े आराम से आप ओपी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन ओपी पूछना नहीं था, यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन था कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना जानते हो कि नहीं। यहाँ से हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो कि नहीं, क्योंकि मेन अल्फा वैल्यू अल्फा और बीटा निकल गया, तो पीक्यू का डिस्टेंस तो हमारे पास तो से डिस्टेंस फार्मूला से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर नॉट, आई मीन टू से ओपी का डिस्टेंस, राइट ना, अब निकाल लो डिस्टेंस। देखो बताओ बच्चों कि हमारे पास O तो हमारे पास 0,0 है और ये P हमारे पास आ गया -1,1, तो OP कितना आ गया बताओ, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये -1 का स्क्वायर आई मीन 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, तो आंसर बोल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। Is it clear or not? Right now? So, और इसमें बेस्ट एक 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क में, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, वो सबको करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा अगली क्लास में पक्का मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, और लिखते हैं क्वेश्चन। चलो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन लिख लो। हमने अल्फा का वैल्यू दे दिया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos टू द पावर 2nx when x इक्वल टू n pi, एंड बीटा इक्वल टू दे दिया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos टू द पावर 2nx x नॉट इक्वल टू n pi। तो हमने दे दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दे दिया प्रूव दैट अ पॉइंट कैन बी फाउंड व्हिच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 4 पॉइंट्स। ये चारों पॉइंट से मेरे को एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि चारों पॉइंट से डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सच दैट कि उस पॉइंट का चारों पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मजेदार होगा, आप अच्छे से उसको प्रूफ करना। ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए लेके चलते हैं, इसी के बाद हम लोग एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना सारे लोग, देखो बेटा ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन दिया द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज 1 यूनिट एंड अ पॉइंट A is chosen to lie between the lines at a distance D from one of them. Triangle ABC is equilateral with B on one line and C on another parallel line. Then the length of the side of the equilateral triangle is. इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हम लोग हैंडल करते हैं, मतलब ज्योमेट्री तो प्लॉट करना ही करना है। हमारे पास 2 पैरेलल लाइन का डिस्टेंस 1 यूनिट लेके चलना है। मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। देखो बच्चा, हमने 2 पैरेलल लाइन ले लिया, एक लाइन ये ले लिया और दूसरा लाइन हमने ये ले लिया। सबसे बड़ी बात कि दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट दिया हुआ है, हमने ये 1 यूनिट लिख दिया, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली ले, मान लेता हूं कि ये मैं एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस बोले तो y इक्वल टू 0 होता है और ये y इक्वल टू 1 ले लिया, है कि नहीं? तो मजा आएगा, हमारे पास दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट हो गया। चलो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। एक हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है, एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ए, किसी भी लाइन से डिस्टेंस हमारे पास बोला गया है डी यूनिट है, हमने डी ले लिया। देखो अच्छे से क्वेश्चन ध्यान देना सारे लोग। और दूसरा पॉइंट बोला गया है कि दोनों लाइन पे ले लो, तो मान लिया इस पे ले लिया हमने बी और इस पे हमने ले लिया सी, और इस तरीके से है ना कि तीनों पॉइंट से जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम लोग मिलाएं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्विलैटरल कहने का मतलब है ये साइड और ये साइड तीनों का लेंथ इक्वल है। बस 9th-10th के ज्योमेट्री पे ही हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि मेरे को इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का मेरे को लेंथ चाहिए, तो लेंथ चाहिए किसके टर्म में चाहिए? अंडरस्टूड डी के टर्म में चाहिए। तो मैंने मान लिया इसके साइड का लेंथ को हमने मान लिया थोड़ा के लिए एल, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एल का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ डी। चलो एक काम करते हैं, हम लोग इस एंगल को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा, एक वेरिएबल हमने मान लिया। अंडरस्टूड है, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होगा, तो ये पूरा एंगल जो हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा, कोई इशू तो नहीं है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से ना एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने मान लिया डी। तो क्या आप बता सकते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी साइन 60 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बोले तो बीडी बाय हाइपोटेनस बोले तो हमारे पास बीसी। बीडी का वैल्यू हमारे पास बोल सकते हैं कि 1 यूनिट, क्यों? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होगा 1, और ये बीसी हमारे पास जो निकालना है एल, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना एल इक्वल टू 1 बाई साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। बस अब निकल गया। ध्यान दो बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, बहुत लोग जानते होंगे। एल इक्वल टू 1 बाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन थीटा, है ना। तो एल इक्वल टू 1 बाई साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस थीटा प्लस ये 1/2 इंटू साइन थीटा। अब हम लोग का टारगेट है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। तो आप बताओ, अगर मैं इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आर, तो आप बता सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए सी आर में अगर मैं बोल दूं आपके पास, बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूँ ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, आई मीन टू से डी बाई एल, तो कॉस थीटा का वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, सारे का वैल्यू पुट कर दो। तो आप बताओ एल इक्वल टू कितना आ गया? 2 और 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू कितना मैं बोल देता हूँ डी बाई एल। अब इसे कैलकुलेट कर लो आप, यहाँ से डी का वैल्यू एल के टर्म में, एल का वैल्यू डी के टर्म में बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। देखो बच्चों, एल इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एल प्लस डी बाई एल। एल को एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर आप एल से एल को कैंसिल करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2। डी को इस साइड ले आओ, तो √3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस डी, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। मजबूरी है एल का वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास 3 इंटू एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस हमारे पास हो जाएगा 4d, तो 3l स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d।
तो इस तरीके से 3l² का वैल्यू बोल सकते हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो 4d² माइनस 4d प्लस 4। तो यहां से बड़े आराम से हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान देना, l² इक्वल टू 4 कॉमन कर लेंगे तो बाई 3 इंटू d² माइनस d प्लस 1, देयरफॉर l इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ d² माइनस d प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि जैसे हमने साइन 60 डिग्री प्लस थीटा को यूज किया तो फटाफट हमारे पास वहां से डी का वैल्यू निकलना स्टार्ट हो गया, आई मीन टू से एल का वैल्यू निकलना स्टार्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ डी। तो बस कॉन्सेप्ट जो है एक लाइन का ही है, बाकी तो सारा कैलकुलेशन चल रहा है, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है। वैसे भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो यार, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कैलकुलेशन से तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके पास बोले भी होंगे, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर किसी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब मान के चलते हैं कि उसका मैथमेटिक्स काफी बढ़िया होगा, राइट ना। तो चलिए बच्चों, इन क्वेश्चन को अच्छे से घर पे एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो हमने होमवर्क दिया है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और डिस्टेंस फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन पार्ट को और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिस्टेंस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन पार्ट है, लाइक बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लेंगे, और फिर उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, और उसके टाइप्स को लेकर के कुछ डिटेल हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज को यूज करने का तरीका भी पढ़ेंगे, अलॉन्ग विथ डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। मेनली हम लोगों को समझना है डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन ही, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन पार्ट को आपको बहुत ही स्ट्रांग रखना है, इट शुड बी रिमेंबर। इसलिए एप्लीकेशन पार्ट को समझना है, और ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि अगली क्लास में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले के लेवल को थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे, आई मीन प्रॉब्लम के सेंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आज का लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश करता हूं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।